हेलो दोस्तों, कैसे हो आप सभी। आशा करती हूँ आप सभी स्वस्थ होंगे। मैं आप सभी का अपने चैनल हिंदी क्लासेस में बहुत बहुत स्वागत करती हूँ। तो आप सभी को पता है मैंने आप सभी के लिए हिंदी साहित्य, हिंदी भाषा, पत्रकारिता, व्याकरण और भारतीय काव्य शास्त्र की काफी महत्वपूर्ण क्लास चला रखी है। ठीक है, 1300 क्वेश्चन कंप्लीट हो गए थे और मैंने उसकी पीडीएफ आपको प्रोवाइड करवा दी है। 100 क्वेश्चन मैं आपको कंप्लीट करवा के उसकी पीडीएफ प्रोवाइड करवा देती हूँ, तो आप टेलीग्राम चैनल पर जाकर देख सकते हैं, आपको मिल जाएगा। और प्लेलिस्ट भी मैंने बना रखी है सभी क्लासों की, तो जाकर चैनल पर विजिट जरूर करें। प्लेलिस्ट आपको मिल जाएगी जो आपके पेपर के लिए काफी महत्वपूर्ण क्लासें हैं उनकी भी। तो क्लास स्टार्ट करते हैं। 1301 से अपना क्वेश्चन रहेगा। जब 100 क्वेश्चन हो जाएंगे यानी टोटल 1400 क्वेश्चन हो जाएंगे, ठीक है, तो इसकी पीडीएफ भी आपको मिल जाएगी। और हर एक क्लास में हम 25 क्वेश्चन करते हैं भैया, और पेपर तक अपनी ये क्लास ऐसे ही रहेगी। तो चैनल को भी सब्सक्राइब कर ले जिसे बच्चे ने नहीं किया। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं भी। क्वेश्चन, विशेषण के कितने भेद होते हैं? कितने हैं? 6 हैं, 8 है, 2 है या 4 है? तो विशेषण के भी 4 भेद होते हैं। डी आंसर अपना बिल्कुल सही है। और विशेषण कहते किसको है? तो किसको कहते हैं, क्योंकि परिभाषा भी कई बार पेपर में पूछी गई है। तो संज्ञा या सर्वनाम की विशेषता बताने वाले शब्दों को विशेषण कहते हैं। सब बताई जाती है उसको क्या कहते हैं? विशेष्य कहते हैं। विशेषण कुल 4 प्रकार के होते हैं। ठीक है, 4 प्रकार के होते हैं। अब इन चारों के नाम देख लेते हैं। गुणवाचक विशेषण, परिमाणवाचक विशेषण, संख्यावाचक विशेषण और सार्वनामिक विशेषण। ठीक है, ये आपको ध्यान रखना है। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा शब्द अविकारी है? भाई जो पीछे की क्लासें हैं मैंने उसमें आपको ये बताया है कौन सा शब्द इसमें से अविकारी है। तो गाय, तुम्हारा, सीता या अचानक। तो जो अचानक शब्द है ये अविकारी या अव्यय शब्द है। ठीक है, ये आपको ध्यान रखना है भाई। और गाय, जो गाय है भाई, जो गाय है ये जातिवाचक है, जातिवाचक संज्ञा है। जो तुम्हारा है ये मध्यम पुरुष सर्वनाम है। क्या है? तुम्हारा मध्यम पुरुष सर्वनाम। और जो सीता है ये व्यक्तिवाचक संज्ञा रहेगी। ये आपको ध्यान रखना है। अगला क्वेश्चन है, संसार का सारा कारोबार बच्चों को खिलाने पिलाने सुलाने आदि के लिए हो रहा है और इस महत्वपूर्ण कर्तव्य में भूल न होने देने का काम मां नामधारी जीवों को सौंपा गया है। ये कथन किसका है? तो कथन काफी महत्वपूर्ण है भाई आप सभी के पेपर के लिए, क्योंकि कथन कहीं से भी पूछे जा सकते हैं। और मैंने ये लगा लो 1 से लेकर 1300 तक क्वेश्चन आपको प्रोवाइड करवा दिए हैं। और उसकी भी पीडीएफ भी आपके पास है, टेलीग्राम चैनल पर आपको मिल जाएगी। स्क्रॉल करते हैं तो सारी पीडीएफ आपको मिल जाएगी और क्लास भी आपको चैनल पर मिल जाएगी 1300 क्वेश्चन की कंप्लीट। ठीक है, उसमें काफी महत्वपूर्ण कथन आए हैं जो पेपर में पूछे जा सकते हैं। ठीक है, तो भाई ये काफी महत्वपूर्ण कथन है, तो आप इसको भी देख लेना। ये किसका है? मन्नू भंडारी का, महादेव वर्मा का, सूर्यबाला का, सुमित्रा नंदन पंत का। तो भाई संसार का सारा कारोबार बच्चों को खिलाने पिलाने सुलाने आदि के लिए हो रहा है और इस महत्वपूर्ण कर्तव्य में भूल न होने देने का काम क्या है? मां नामधारी जीवों को सौंपा गया। तो ये कथन महादेवी वर्मा का रहेगा, ये आपको ध्यान रखना है। और जो महादेवी वर्मा जी हैं ये छायावाद युग की, ठीक है, जो छायावाद युग है इसकी महत्वपूर्ण कवित्री है भाई। ठीक है, ये भी ध्यान रखना। और इनकी महत्वपूर्ण रचनाएं हैं जो काफी बार पेपर में पूछी गई है। निहार, रश्मि, नीरजा, सप्तपर्णा, दीपशिखा आदि भाई। अगला क्वेश्चन देखते हैं। ये भी काफी महत्वपूर्ण कथन है। व्याकरण पढ़ने से मनुष्य अच्छा लेखक या वक्ता नहीं हो सकता। विचारों की सरलता अथवा असत्यता से भी व्याकरण का कोई संबंध नहीं है। भाषा में व्याकरण की भूल न होने पर भी विचारों की भूल हो सकती है। रोचकता का अभाव रह सकता है। यह कथन किसका है? तो ये कथन हमें बताना है किसका है। तो डॉक्टर नंदुलारे वाजपेयी, डॉक्टर हजारी प्रसाद द्विवेदी, पंडित कामता प्रसाद गुरु या पंडित किशोरी दास वाजपेयी।
तो ये कथन भाई पंडित कामता प्रसाद गुरु जी का है भाई, और ये काफी महत्वपूर्ण कथन है। ठीक है, और जो कामता प्रसाद गुरु जी है, इनका काफी महत्वपूर्ण व्याकरण की पुस्तक है हिंदी व्याकरण। ठीक है, काफी महत्वपूर्ण पुस्तक है ये हिंदी व्याकरण, और 1920 ईस्वी में ये लिखी गई है। ठीक है, और आज भी ये हिंदी व्याकरण जो है, ठीक है, हमारी हिंदी में मील का पत्थर शामिल हुई है, ये भी आपको ध्यान रखना है। अगला क्वेश्चन है, मैंने सील पहुंचाई ललित निबंध के लेखक कौन है? मैंने सील पहुंचाई, ये क्या एक निबंध है, और कैसा निबंध है? ललित निबंध है। इसके लेखक कौन है ये हमें बताना। तो डॉक्टर विद्यानिवास मिश्र, डॉक्टर विवेकी रॉय, डॉक्टर हजारी प्रसाद द्विवेदी या डॉक्टर वेद प्रकाश अमिताभ। तो भाई मैंने सील पहुंचाई निबंध के लेखक है विद्यानिवास मिश्र जी। ठीक है, ए आंसर अपना बिल्कुल सही रहेगा, और इनके काफी महत्वपूर्ण निबंध जो काफी बार पेपर में पूछे जाते हैं। चितवन की छा, हल्दी दूब, तुम चंदन हम पानी, राम का सॉरी मेरे राम का मुकुट भीग रहा है, मेरे राम का मुकुट भीग रहा है। काफी महत्वपूर्ण निबंध है भाई इनके। और परंपरा बंधन नहीं, ये भी काफी महत्वपूर्ण है भाई। ठीक है, और इनका है सिरिस की ज्यादा, ये भी काफी महत्वपूर्ण निबंध है। गांधी का करुण रस, ये भी इनका काफी महत्वपूर्ण निबंध है भाई विद्यानिवास मिश्र जी का। अगला क्वेश्चन है, वाच्य कितने प्रकार के होते हैं? जो वाच्य है ये कितने प्रकार के होते हैं? 2, 5, 4 या 3? तो वाच्य है भाई ये 3 प्रकार के होते हैं। इतने 3 प्रकार के होते हैं। और वाच्य किसे कहते हैं? रूपांतरण को वाच्य कहते हैं। ठीक है, क्रिया के रूपांतरण को वाच्य कहा जाता है, क्रिया के रूपांतरण को वाच्य कहा जाता है। और ये 3 प्रकार के होते हैं। कौन कौन से होते हैं भाई वाच्य? एक तो कृत्रिवाच्य, एक कृत्रिवाच्य, कर्मवाच्य, और तीसरा है भाववाच्य। अगला क्वेश्चन है, मौलिक रूप से व्यंजना कितने प्रकार की बनती है? तो मौलिक रूप से व्यंजना कितने प्रकार की होती है? 4, 2, 3 या 6? तो भाई मौलिक रूप से व्यंजना 3 प्रकार की होती है। और व्यंजना की परिभाषा क्या होती है? भाई मैं परिभाषा इसलिए बता रही हूँ क्योंकि पेपर में पूछी जाती है। ठीक है, तो परिभाषा क्या होती है व्यंजना की? शब्द के जिस व्यापार से मुख्य या लक्ष्य अर्थ से भिन्न अर्थ की प्रतीति हो उसे व्यंजना कहते हैं। ठीक है, व्यंजना 3 प्रकार की है। 3 प्रकार की कौन कौन सी है देख लेते हैं। पहली है अवधामूलक, अभिधामूलक, शाब्दी व्यंजना। ठीक है, लक्षणामूला, शाब्दी व्यंजना, और आर्थी व्यंजना। भाई ये 3 व्यंजना है। ठीक है, अगला क्वेश्चन है, हम हारी के हहा पाइन पारियो पयोरु लेहू कहा अजू की है तेहे तिरियो त्योरु। ये बिहारी दास जी का दोहा है। ठीक है, इसमें पूछा गया इसमें रस कौन सा है? संयोग श्रृंगार है, वीर रस श्रृंगार है, या विप्लव श्रृंगार है, या हास्य रस है? तो इसमें भाई विप्लव श्रृंगार है। क्या है? विप्लव श्रृंगार है। और विप्लव श्रृंगार को वियोग श्रृंगार भी कहते हैं। ठीक है, क्या है? वियोग श्रृंगार भी कहते हैं। जो श्रृंगार रस है इसका स्थायी भाव क्या होता है? रति होता है। और इसके 2 भेद होते हैं, संयोग श्रृंगार और वियोग श्रृंगार, मैंने आपको पहले भी बताया है। ठीक है, वीर रस का स्थायी भाव क्या है? वीर रस का स्थायी भाव क्या होता है? उत्साह होता है। क्या है? उत्साह होता है। और हास्य रस का स्थायी भाव हास होता है। अगला क्वेश्चन है, ढोलकी शब्द में कौन सा प्रत्यय है? तो की है, ई है, ई है, या लकी है? तो ढोलकी में भाई ई प्रत्यय है। ढोलक क्या है? ये मूल शब्द है, और ई इसमें प्रत्यय लगा है। अगला क्वेश्चन है, दिवस का अवसान समीप था, गगन था कुछ लोहित हो चला, तरु शिखा पर थी अब राजती कमिलनी
कुल वल्लभ की प्रभा। इसमें कौन सा अलंकार है? देखो ये काफी महत्वपूर्ण पंक्ति है और काफी बार पेपर में पूछी जाती है। कभी कभी पूरी पूछ ली जाती है, कभी कभी दिवस का अवसान समीप था यहाँ तक पूछ ली जाती है। आप कमेंट बॉक्स में जरूर से जरूर बताएंगे ये किस कवि की पंक्ति है और कौन सी कविता से ली गई है, ठीक है, कौन सी रचना से ली गई है, ये आप जरूर बताएंगे। तो अलंकार देख लेते हैं। व्याजोक्ति, स्वभावोक्ति, व्यास्तुति या असंगति। तो इसमें कौन सा अलंकार है? तो बी ऑप्शन अपना बिल्कुल सही रहेगा, इसमें स्वभावोक्ति अलंकार रहेगा भाई। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखते हैं। 311वां क्वेश्चन है। निम्नलिखित में शब्दालंकार कौन सा है? तो इसमें से शब्दालंकार कौन सा है ये हमें बताना है। तो कौन सा है भाई? दीपक है, यमक है, रूपक है या उपमा अलंकार है? तो इसमें यमक अलंकार रहेगा। ठीक है, यमक अलंकार क्या है? एक शब्दालंकार है। ठीक है, और अलंकार के मुख्यतः 3 भेद होते हैं। कितने होते हैं? 3 भेद होते हैं। कौन कौन से? एक तो शब्दालंकार, दूसरा अर्थालंकार, ठीक है, और तीसरा है उभया अलंकार। ये आपको ध्यान रखना है। ठीक है, शब्दों एवं वर्णों के आधार पर शब्द अलंकार की सृष्टि होती है और अर्थ के आधार पर अर्थालंकार की होती है भी। ठीक है, शब्द अलंकार कौन कौन से होते हैं देख लेते हैं। शब्द अलंकार में अनुप्रास आता है, यमक आता है, श्लेष आता है, वक्रोक्ति आता है, ठीक है, और विप्सा आता है। ये शब्द अलंकार के अंतर्गत आते हैं। और अर्थालंकार में कौन कौन से आते हैं? अर्थालंकार में देखो उपमा, दीपक और रूपक। उपमा, दीपक, रूपक हो गया। ठीक है, उत्प्रेक्षा भी आता है इसी में, अतिशयोक्ति भी और दृष्टांत भी इसी में आते हैं। अगला क्वेश्चन है। पूत कपूत तो, पूत कपूत तो का धन संचय, पूत सपूत तो का धन संचय। इसमें कौन सा अलंकार है? तो इसमें कौन सा अलंकार है? लाटानुप्रास है, वृत्तानुप्रास अलंकार है, श्रुतानुप्रास अलंकार है, छेकानुप्रास है। तो इसमें लाटानुप्रास रहेगा। तो इसमें कौन सा लाटानुप्रास रहेगा। और लाटानुप्रास जो है भाई, ये अनुप्रास अलंकार का ही एक भेद है। जब एक शब्द या वाक्य खंड की आवृत्ति उसी अर्थ में हो, ठीक है, या तो शब्द हो या वाक्य खंड है, उसकी आवृत्ति भी उसी अर्थ में हो, ठीक है, पर तात्पर्य या अन्य वेद में भेद हो उसमें, तो लाटानुप्रास वहां पर होता है। अगला क्वेश्चन है। वाणी की 4 अवस्थाओं में निम्नलिखित में से कौन सी नहीं है? ठीक है भाई, वाणी की क्या है? 4 अवस्थाएं होती है। कितनी होती है? 4 अवस्थाएं होती है। और ये किन्होंने मानी है? जो वैदिक युग के जो ऋषि थे भाई, इन्होंने मानी है वाणी की 4 अवस्थाएं। तो पूछा गया इसमें से कौन सी नहीं है? परा, मध्यमा, लघिमा या पश्यंती। तो भाई जो लघिमा है ये वाणी की अवस्था में नहीं है, ये आपको ध्यान रखना है। ठीक है, और भाई जो वैदिक ऋषि मैंने आपको बताया, इन्होंने वाणी को 4 भागों में बांटा है। ठीक है, वो कौन कौन सी है? बेखारी वाणी, मध्यमा वाणी, पश्यंती वाणी और परा वाणी भाई। अगला क्वेश्चन है, गद्यांश दे रखा, इसको पढ़कर हमें क्वेश्चन आंसर करने हैं भाई। थोड़ा सा यहाँ से कट हो गया है पीडीएफ में, फिर भी हम देख लेंगे यहाँ से अच्छी प्रकार से। जिससे हमें दुख पहुंचता है उस पर यदि हमने क्रोध किया और यह क्रोध हमारे हृदय में बहुत दिनों तक टिका रहा तो वह बैर कहलाता है। इसका स्थायी रूप में टिक जाने के कारण क्रोध का वेग और उग्रता तो धीमी पड़ जाती है, पर लक्ष्य को पीड़ित करने की प्रेरणा बराबर बहुत काल तक हुआ करती है। क्रोध अपना बचाव करते हुए शत्रु को पीड़ित करने की युक्ति आदि सोचने का समय प्राय नहीं देता, पर वैर उसके लिए बहुत समय देता है। पूछिए तो क्रोध और वैर का भेद केवल कालकृत है। दुख पहुंचाने के साथ ही दुखदाता को पीड़ित करने की प्रेरणा करने वाला मनोविकार क्रोध और कुछ काल बीत जाने पर प्रेरणा करने वाला भाव बैर है।
किसी ने आपको गाली दी, यदि आपने उसी समय उसे मार दिया तो आपने क्रोध किया। मान लीजिए वह गाली देकर भाग गया, 2 महीने बाद आपको कहीं मिला। अब यदि उसने बिना फिर गाली सुने मिलने के साथ ही उसे मार दिया तो यह आपका बैर निकालना हुआ। विवरण से स्पष्ट है कि बैर उन प्राणियों में होता है जिनमें धारणा अर्थात भाव के संचय की शक्ति होती है। पशु और बच्चे किसी से वैर नहीं मानते। चूहे और बिल्ली के संबंध का वैर नाम अलंकारिक है। ठीक है, चूहे और बिल्ली का संबंध क्या है, वैर क्या है, अलंकारिक है इनका नाम। कहते हैं ना, चूहे और बिल्ली में कभी नहीं बनती, इसमें इनमें क्या है, दुश्मनी है। आदमी का न आम अंगूर से कुछ बैर है, न भेड़ बकरी से। पशु और बच्चे दोनों क्रोध करते हैं और थोड़ी देर के बाद भूल जाते हैं भाई। अब इसके क्वेश्चन आंसर देखते हैं। चूहे और बिल्ली के संबंध में बैर क्या है, तो क्या है, काल्पनिक है, सत्य है, अलंकारिक है या सत्य है। तो अलंकारिक है भाई, चूहे और बिल्ली के संबंध में बैर। क्रोध का वेग बढ़ जाता है, कम हो जाता है, स्थिर रहता है या ईर्ष्या में बदल जाता है। तो क्या है भाई, क्रोध का वेग कम हो जाता है। भी आंसर बिल्कुल सही है। दुख पहुंचाने के साथ ही दुखदाता को पीड़ित करने की प्रेरणा देने वाला मनोकार है। तो क्या है ये मनोकार, ईर्ष्या है, बैर है, क्रोध है या अमर्ष है। तो ये क्या है, क्रोध रहेगा। अगला क्वेश्चन है, बैर करने के लिए आवश्यक है। तो क्या आवश्यक है बैर करने के लिए भाई, शारीरिक शक्ति, बौद्धिक शक्ति, धन बल या धारणा शक्ति। तो धारणा शक्ति क्या है, आवश्यक है। शिशुओं और मानवेतर प्राणियों में बैर है, होता है, हो भी सकता है, नहीं भी हो सकता, नहीं होता है। तो नहीं होता है भाई। ठीक है, ये आंसर सही रहेगा। अगला क्वेश्चन है, प्रेस परिषद अधिनियम कब बनाया गया। जो प्रेस परिषद अधिनियम है ये कब बनाया गया था। तो कब बनाया गया था, 1978, 1984, 1976, 1980। तो प्रेस परिषद अधिनियम 1978 ईस्वी में बनाया गया था। ये आंसर अपना बिल्कुल सही रहेगा भाई। ठीक है, और 1954 में, ठीक है, 1954 में प्रथम प्रेस आयोग ने प्रेस परिषद की स्थापना की अनुशंसा की थी, ये भी आपको ध्यान रखना है। और 4 जुलाई 1966 को प्रेस परिषद परिषद क्या था, स्थापित हुआ था। कब हुआ था स्थापित, प्रेस परिषद कब स्थापित हुआ था, 4 जुलाई 1966 को भाई ये स्थापित हुआ था। अगला क्वेश्चन है, अनेक व्यक्तियों की अभिरुचि जिस बात में हो वह समाचार है। समाचार की यह परिभाषा किसकी है। तो ये परिभाषा पूछी है भाई, ये किसकी है। तो हार्पर लीच की, विलियम जी वेलेयर की, जेरार्ड डब्ल्यू जॉनसन की या जे के सिडलर की। तो विलियम जी वेलेयर की ये परिभाषा रहेगी। बी आंसर बिल्कुल सही है। 6 ककार सिद्धांत, ठीक है भाई, 6 ककार होते हैं, कौन कौन से, क्या, कहां, कब, कैसे, क्यों और किसने। तो ये 6 ककार सिद्धांत है, इनका प्रतिपादन पूछा है किसने किया था। तो एडविन एल सुमेन ने, या जी एल्मर वेल्स ने, या एफ जे गेल्सफील्ड ने, या आर डी बम फील्ड ने। तो एडविन एल सुमेन ने क्या है, इनका प्रतिपादन किया था, ये आपको ध्यान रखना है। और भाई जो ये सिद्धांत होते हैं इसको 5W और 1H भी का सिद्धांत भी कहा जाता है। 5W या 1H का सिद्धांत भी इनको कहा जाता है। ठीक है, ये ध्यान रखना है। ठीक है, और समाचार लिखने के समय मुख्य रूप से इन्हीं 6 प्रश्नों का उत्तर देने का प्रयत्न किया जाता है। प्रथम 4 प्रश्न, जो प्रथम 4 प्रश्न है, ठीक है, इनका उत्तर भाई इंड्रो यानी मुखड़ा में होता है, और शेष 2 प्रश्नों का उत्तर पूर्व बॉडी वाले भाग में दिया जाता है। अगला क्वेश्चन है, बहुजन अधिकार पाक्षिक का सर्वप्रथम प्रकाशन कहां से हुआ था। तो बहुजन अधिकार जो था इसका पाक्षिक का सर्वप्रथम प्रकाशन कहां से हुआ था, पटना, मेरठ, नई दिल्ली या इलाहाबाद। तो भाई ये मेरठ से हुआ था। ठीक है, आपको ध्यान रखना है। ठीक है, मेरठ उत्तर प्रदेश से
मोहनदास नेमिशराय ने अक्टूबर 1981 में इसको प्रारंभ किया था। कब? 1981 में आरंभ किया था वे इसको, बहुजन अधिकार को। किसने? मोहनदास नेमिशराय ने। अगला क्वेश्चन, प्रेस परिषद जांच प्रक्रिया विनिमय कब बनाया गया? 1976, 1979, 1977, 1978। तो कब बनाया गया था भाई ये? तो भाई 1979 ईस्वी में बनाया गया था। अगला क्वेश्चन देखते हैं, हिंदी क्षेत्र से निकलने वाले प्रथम समाचार पत्र बनारस अखबार का संपादक कौन था? ठीक है, हिंदी क्षेत्र का था भाई प्रथम समाचार पत्र, क्या नाम था उसका? बनारस अखबार। इसका संपादक पूछा है कौन थे? तो गोविंद दत्ते थे, गोविंद रानाडे थे, भारतेंदु हरिश्चंद्र थे, बाल कृष्ण भट्ट थे। तो भाई कौन थे? गोविंद दत्ते थे। कौन थे? गोविंद दत्ते थे भाई इसके संपादक, ये आपको ध्यान रखना है। और इस साप्ताहिक पत्र का प्रकाशन राजा शिव प्रसाद सिंह के संपादक कतौ में सन 1845 ईस्वी में बनारस से हुआ था। अगला क्वेश्चन है, अखबार उद्योग में संपादक नाम की संस्था गतिरोध पैदा कर रही है, इसलिए पूरे समाचार पत्र उद्योग में सामंजस्य लाने और उसे प्रतियोगिता में उतारने के लिए बताना बहुत जरूरी है। तो ये कथन पूछा है, ये कथन किसका है? काफी महत्वपूर्ण कथन है। ठीक है, किसका कथन है ये? सुभाष चंद्र का, समीर जैन का, रवीश कुमार का, या शीतल राजपूत का? तो ये कथन है समीर जैन का। किसका है? समीर जैन का ये कथन रहेगा। भाई तो भाई यहीं पे अपनी क्लास समाप्त होती है। 25 क्वेश्चन हमने कंप्लीट कर लिए हैं। आशा करती हूँ भाई आप सभी को क्लास पसंद आई होगी। अगर आप सभी को क्लास पसंद आती है तो प्लीज क्लास को ज्यादा से ज्यादा शेयर करें, लाइक करें और कमेंट करना आप बिल्कुल भी ना भूले भाई। और जिस बच्चे ने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को भी सब्सक्राइब आप जरूर से जरूर करें, और पीडीएफ आपको टेलीग्राम चैनल पर मिल जाएगा। आप सभी का क्लास देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।